हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज जो हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के साथ, और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आज सबसे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इस वर्ड को या मैं बोलता हूँ इसे समझने से पहले आपको दो चीज़ समझनी होगी। पहले तो हमें समझना होगा कि टैक्सेस होते कितने तरह के हैं। टैक्सेस हमारे पास जनरली हमारे पास टैक्सेस दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमारे पास जनरली दो तरह के टैक्सेस होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक पर्सन है जिसका नाम है नितिन। ठीक है, इस पर्सन ने साल में कितने की, मान लीजिए 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट की है। कितने की? 10 लाख की इनकम जनरेट की है। और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कोई भी पर्सन 10 लाख या उससे अधिक की इनकम, 10 लाख और मोर की इनकम अगर जनरेट करता है साल में, तो उसे 10% का क्या देना होगा? इनकम टैक्स देना होगा। क्या बोलते हैं? 10% की वैल्यू जो इसकी ये है उसे इनकम के तौर पे देनी होगी। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 1 लाख। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पे लेवीड होता है, वही पर्सन उस टैक्स को पेड करता है। मैंने क्या बोला? यहाँ पे इस बंदे ने क्या करा? 10 लाख की इनकम जनरेट करी, और सरकार ने क्या बोला कि जो भी बंदा 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट करेगा उसे 10% टैक्स देना पड़ेगा। 10% मतलब 1 लाख देना पड़ेगा। तो लगा किस पे? नितिन पे लगा, और पे किसने किया? नितिन ने किया। तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी डायरेक्ट टैक्स। क्या बोला मैंने? ये बोलते हैं हम इसे डायरेक्ट टैक्स। अगर एग्जांपल यही, एक तो इनकम टैक्स हो गया डायरेक्ट के केस में, और दूसरा हो गया हमारा पहला इनकम, दूसरा हाउस टैक्स। आपने देखा होगा जो भी आप कोई देख रहा है, अगर आप नगर निगम या नगर पालिका की बाउंड्री में, नगर पंचायत की बाउंड्री में रहते हैं, तो आपके घरों पे एक टैक्स लगता है जिसे बोलते हैं हम हाउस टैक्स। ठीक है, वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में लाई करते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स से बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स का वो पार्ट है, भाग है, जिसमें लगता किसी और पर्सन के ऊपर है और देता कोई और है। कैसे? देखिए, ये एक, मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है। ये क्या है? एक फैक्ट्री है जिसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है, जिसमें से यहाँ पे प्रोडक्शन जो मेनली हम कर रहे हैं वो पेन का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? ये पेन है। ठीक है, इस पेन को बनाने में जो कीमत आई है वो आई है कितनी? ₹9। बट क्या होता है, सरकार ने कहा कि इसके ऊपर हम 1 रुपए का टैक्स लगाएंगे। कितने का? 1 रुपए का टैक्स। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपए हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मिडल मैन को नहीं ले रहा हूँ, शॉपकीपर को नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि 9 रुपए का कोई चीज बनी, सरकार का उसका टैक्स, सरकार का 1 रुपए है। अब मैंने इसे खरीदने में मुझे कितने देने पड़े? 10 रुपए देने पड़े। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, लगता किसी और के ऊपर है पर देता कोई और है। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा है प्रोडक्शन यूनिट पे, पर उसे एट दी एंड चुकाया किसने है? कस्टमर ने चुकाया है या कंज्यूमर ने चुकाया है? किसने? कस्टमर ने, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर ने चुकाया है, जो उसको या उस कमोडिटी या सर्विस को इस्तेमाल करेगा या कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि टैक्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं। हमारे पास टैक्स जनरली 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी होगी, जो कि है सब्सिडीज। सब्सिडीज हम किसे कहते हैं और ये क्या होती हैं? देखिए, आपने अपने घर में कई बार सुना होगा अपने मम्मी पापा या दादा दादी से कि हम जो भी गैस सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं, सरकार हमें उस पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी यहाँ पे क्या है? देखिए, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने में
किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने में कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट खर्च हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट लग रही है, उसके बाद सरकार उस पर टैक्स लगा रही है, तो वो एक अमाउंट, वो जो अमाउंट है उस गुड की या सर्विस की, वो एक लिमिट से ज़्यादा हो गई है और सरकार चाहती है कि वो जो कमोडिटी है, कमोडिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, वो हर जनता को मिले और अफोर्डेबल प्राइस में मिले। तो सरकार क्या करती है, बैकडोर से प्रोडक्शन यूनिट को कुछ अमाउंट अपनी तरफ से दे देती है, जिसकी वजह से जो गुड्स और सर्विसेज हमारा प्रोड्यूस हुआ है एट दी एंड, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैंने क्या बोला, सब्सिडी वो अमाउंट है जो पेड की जाती है बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, क्या होता है, सॉरी, इट इज द अमाउंट पेड बाय द गवर्नमेंट to production unit to reduce the value of final goods or services in commodity या इन इकोनॉमी, सॉरी, इन इकोनॉमी। जब हमारी सरकार किसी इकोनॉमी में जो हमारे फाइनल गुड्स और सर्विस होते हैं उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना चाहती है। क्यों डिक्रीज करती है? जब सरकार चाहती है कि वो कमोडिटी सबको अवेलेबल हो, वो गुड्स और सर्विसेज सबको अवेलेबल हो, तो सरकार बैकडोर एंट्री से प्रोडक्शन यूनिट को कुछ अमाउंट, जिसे हम इंसेंटिव भी बोलते हैं, वो प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्ट की यूनिट है, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो कम हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्सिडीज। क्या बोलते हैं इसी को? सब्सिडीज। तो अब आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज नथिंग बट इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन ए कमोडिटी माइनस subsidies provided by the government on that commodity। मैंने क्या बोला? कोई एक पेन है, मान लीजिए एक पेन है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कितने रुपए की, क्या बोलते हैं, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कितने रुपए आ रही है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हम मानते हैं 9 रुपए आ रही है। उसके ऊपर सरकार ने बोला कि भाई मैं तो उसके ऊपर 2 रुपए का टैक्स लगाऊंगी, तो कितनी हो गई? 11 हो गई। पर सरकार ऑन दी अदर हैंड चाहती है कि वो पेन 10 में बिके, तो सरकार क्या करेगी? प्रोडक्शन यूनिट को बैकडोर से 1 रुपया दे देगी, जिससे प्रोडक्शन यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन जो है हमारी प्रोडक्शन यूनिट को वो कमोडिटी कितने पड़ेगी? 8 रुपये पड़ेगी। सरकार का 2 रुपये टैक्स लग जाएगा और उससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। तो आपको ध्यान रखना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कुछ नहीं होता है। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब आइए, अब हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दो वैल्यूज जो हमारे इस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा काम आएगी और सुनने को हमें बार बार मिलेगी। वो है, एक तो है फैक्टर कॉस्ट। क्या बोला मैंने? एक है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। अब इसे समझते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता क्या है और ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए, फैक्टर कॉस्ट, आपको ये चीज जाननी है कि जब भी हम किसी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला मैंने? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें देता कौन है? वो हमें हाउस होल्ड्स देते हैं। ये बात मैंने पिछली वीडियो में की हुई है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं और वो हमारे पास कितने तरह के होते हैं और वो मिलते कहाँ से हैं और उसके अगेंस्ट हम हाउस होल्ड को देते क्या हैं। मैंने बोला कि मुझे ये पेन बनाना है, इस पेन को बनाने के लिए मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और ये हमें मिलेंगे कहाँ से? ये हमें मिलेंगे हाउस होल्ड से। ये हाउस होल्ड हमें ये 4 चीजें देंगे, हम उसके अगेंस्ट इन हाउस होल्ड को क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट। क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट। क्या बोला मैंने? फैक्टर पेमेंट। तो जो इस पेन को बनाने में फैक्टर पेमेंट हमने दी है वो हमारी
फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी इस पेन की। क्या बोला मैंने? जो इस पेन को बनाने में हमने फैक्टर पेमेंट दी है वो इस पेन की फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। या मैं आपको बोलूं अपने शब्दों में या इकोनॉमिक्स के शब्दों में क्या है, द मिनिमम अमाउंट that requires to make any commodity is known as factor cost of that commodity। ठीक है, तो ये फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। ठीक है, अब मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे जो हमारा कस्टमर है उसे खरीदता है। क्या बोला मैंने? मार्केट प्राइस इज दैट अमाउंट एट विच द पर्सन बाइज दैट कमोडिटी। इट इज दैट अमाउंट at which person buys that commodity। मतलब एग्जांपल के थ्रू समझता है, ये पेन हमारा प्रोड्यूस हुआ है मान लीजिए 9 रुपए में, तो इसकी ये फैक्टर कॉस्ट होगी। फैक्टर कॉस्ट क्या होगी इस पेन की? 9 रुपए होगी। पर सरकार ने कहा भाई मैं तो इसके ऊपर 2 रुपए का टैक्स लगाऊंगी और पीछे से मैं इसमें 1 रुपए की छूट भी दूंगी, तो अब उसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए। तो 10 रुपए जो कस्टमर घर पे ले जा रहा है, जो उस पेन को मतलब पेन को खरीदने के लिए जो उस कस्टमर को पे करना होगा वो कितनी अमाउंट है? अब वो 10 रुपए है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ अ पेन क्या हो गया? मार्केट प्राइस क्या हो गया? वो हो गया फैक्टर कॉस्ट। मैंने क्या बोला? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? मार्केट प्राइस। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ और जानने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारे पास सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितने तरह के होते हैं। क्या बोला मैंने? हमारे पास सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितने तरह के होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, हमारे पास 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। एक तो होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी, दूसरा होता है 3 सेक्टर इकोनॉमी, और मतलब एक होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी, दूसरा होता है 3 सेक्टर इकोनॉमी, और तीसरा होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं? देखिए, 2 सेक्टर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जब खाली हाउस होल्ड, क्या बोला मैंने? हाउस होल्ड और फर्म आती हैं खाली, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है किसी गुड्स और सर्विसेज का, और उस गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन दे रहा है? हाउस होल्ड दे रहा है। तो ये तो कहलाती है हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी। बट 3 सेक्टर इकोनॉमी में एक एंटिटी और ऐड हो जाती है और वो कहलाती है गवर्नमेंट। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आता है? फर्म आती है, ठीक है, हाउस होल्ड्स आते हैं, और क्या आती है? गवर्नमेंट। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आता है? एक फर्म आती है, एक हाउस होल्ड आते हैं, एक क्या आता है? गवर्नमेंट आती है, और दूसरा हमारा फॉरेन कंट्रीज भी आती हैं, मतलब कि विदेश, वो भी आता है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये क्यों बताया? यहाँ पे आपको बताने का सिंपल सा रीजन ये है कि मार्केट प्राइस
किसी भी कमोडिटी का वो बराबर होता है फैक्टर कॉस्ट के इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब इस टू सेक्टर इकोनॉमी पे हमारे पास दो ही चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, पहला जो फर्म जो प्रोड्यूस करेगा, दूसरा हाउस होल्ड जो प्रोड्यूस करने के लिए मदद करेगा और बाद में उस गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करेगा। यहाँ पे टैक्स लगाने वाली अथॉरिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे जो हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है वही हमारा मार्केट प्राइस होता है। बट इन केस ऑफ 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी विल ऑलवेज बी हायर देन द फैक्टर कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी until and unless the government gives huge amount of subsidy। मैंने क्या बोला? हमारी 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी में कोई भी कमोडिटी है, गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस पे ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू फैक्टर कॉस्ट हमेशा, until and unless जब तक हमारी सरकार ने उस पर ह्यूज सब्सिडी नहीं दी है। मान लीजिए हमारा पेन 9 रुपये का प्रोड्यूस हो रहा है, अब सरकार ने कहा कि मैं इस पे 2 रुपये का टैक्स लगाऊंगी, तो कितने का हो गया? 11 का हो गया। पर सरकार ने बोला कि मैं इसमें तो भाई 5 रुपये की सब्सिडी भी दूंगी, तो इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी थी? 9 रुपये, पर मार्केट प्राइस कितना रह गया? 6 रुपये। तो ये हो सकता है कि मार्केट प्राइस हमारा कम हो जाए फैक्टर कॉस्ट से, पर वो डिपेंड करेगा सरकार की पॉलिसीज पे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, जिस भी कंट्री में आप पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमें सीखना है वो सीखना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए, इस चीज को जानने से पहले आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये हमारा पूरी दुनिया है, ये क्या है? हमारी पूरी दुनिया। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अब हिंदुस्तान के लोग, आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान के जो सिटीजन हैं वो अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, ब्राज़ील में भी काम कर रहे हैं, यूएई में भी काम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में भी काम कर रहे हैं, चाइना में भी कर रहे हैं, जापान में भी कर रहे हैं, साउथ कोरिया में कर रहे हैं, फिलीपींस में कर रहे हैं, रशिया में कर रहे हैं। क्या बोला मैंने आपको? ये हमारा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, ये हमारा इंडिया है। और हिंदुस्तान के नागरिक दुनिया के हर कोने में बसे हुए हैं। वहाँ पे जाके वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। काम करने का सिंपल सा मतलब है कि वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जब वो गुड्स और सर्विसेज, भाई किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होगी तो वो खाली, आपको ध्यान रखना है, किसके थ्रू होगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू होगी। यहाँ पे वो पर्सन जाके अपनी क्या बोलते हैं सर्विसेज दे रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उसे कोई इनकम जनरेट हो रही है, उसे कोई इनकम मिल रही है। यहाँ पे जाके उसने कोई काम किया, उसे इनकम मिली। ठीक है, अब वो क्या करता है उस इनकम का, मान लीजिए वो यहाँ पे बैठ के एक पर्सन है जिसने क्या करा? 10 लाख रुपीज अर्न किए पूरे साल में। अब उसने कहा कि मैं अपने घर हिंदुस्तान में जो भी उसके नेटिव जो है, मतलब कि चाहे मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं या रिश्तेदार कोई भी हैं, मैं 10% भेजूंगा, मतलब कि 1 लाख रुपए मैं अपने घर हिंदुस्तान भेजूंगा। क्या भेजूंगा? हिंदुस्तान भेजूंगा। तो ऐसे करके हर पर्सन हिंदुस्तान कुछ ना कुछ भेज रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोला मैंने आपको? यहाँ पे मैंने आपको ये क्यों समझाया है अभी बताऊंगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को समझने से पहले कि ये हमारा पूरी वर्ल्ड है। वर्ल्ड हमारा, अब जो कोई भी देश है वो पूरा ग्लोबलाइज हो चुका है, मतलब कि कोई भी देश, मतलब मैक्सिमम ऐसा है कि कोई भी देश सस्टेन नहीं कर पाता बिना किसी और देश की मदद से। तो अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान के जो, हम अगर अपनी कंट्री लेते हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम का कुछ भाग वो हिंदुस्तान भेज रहे हैं, तो उसे तो बोलते हैं, जब वो हिंदुस्तान भेजेंगे दुनिया से हमारे पास पैसा आएगा तो उसे तो बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
सिमिलर केस हो गया कि दुनिया के लोग हिंदुस्तान में भी तो रह रहे हैं। भाई अमेरिका का भी कोई नागरिक यहाँ रह रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा होगा या अमेजोन में काम कर रहा होगा। ऐसे ही यूएई का कोई पर्सन यहाँ रह रहा होगा, रशिया का कोई पर्सन यहाँ रह रहा होगा, चाइना का कोई रह रहा होगा, और वो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा होगा। उसके अगेंस्ट वो इनकम जनरेट कर रहा होगा और वो कुछ पोर्शन अपने घर भेज रहा होगा, मतलब अपने घर मतलब अपने देश भेज रहा होगा। जब वो कुछ पोर्शन अपने देश भेज रहा है, अपने घर भेज रहा है, तो हिंदुस्तान से भी तो पैसा जा रहा है। तो जब ये पैसा जाता है तो इसे क्या बोलते हैं हम? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोला? पहला केस है जब हिंदुस्तान में पैसा आ रहा है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से पैसा हिंदुस्तान में, और जब हिंदुस्तान से जा रहा है तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेश में पैसा जा रहा है। जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या आ जाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या रखना है कि नेट फैक्टर इनकम क्या होता है? द नेट वैल्यू, द टोटल वैल्यू व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हम अपनी फैक्टर इनकम अब्रॉड में से माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो ये हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाती है। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है? भाई हमने तो जान लिया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका एक्रोनिम ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये हमें मदद करता है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंशिएट करने में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड helps us to differentiate between national income and domestic income। देखिए नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में कैसे डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। नेशनल इनकम किसी भी देश की किसके बराबर होती है? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने क्या बोला? नेशनल इनकम किसी भी देश की किसके बराबर होती है? वो इक्वल होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नेशनल इनकम की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम कैन बी इन पॉजिटिव, इन नेगेटिव और जीरो। यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का क्या मतलब है? देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा भी हो सकती है, नेशनल इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम से कम भी हो सकती है, और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम हमारी बराबर भी हो सकती है। पर ये कैलकुलेट कैसे होगी वो डिपेंड करेगा हमारी नेट फैक्टर इनकम पे। अगर नेट फैक्टर इनकम की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो हमारी नेशनल इनकम क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम से। नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। अगर हमारी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो नेगेटिव है तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो क्या होगी? नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम। सिमिलरली अगर हमारी जितनी वैल्यू हम विदेश से कमा रहे हैं
उतनी वैल्यू हम विदेश में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो सिग्निफिकेंस है हमारा, क्या मतलब कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो हमें क्या कैलकुलेट करने में मदद करता है। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो हमें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में वैल्यू या डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। और वो डिफरेंशिएट कैसे करता है, नेशनल इनकम जो होती है किसी भी देश की, वो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। ये सब डिपेंड करेगा किस पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की अमाउंट पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अपने नई वीडियो में और आगे लेके चलेंगे अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को। थैंक यू सो मच।